हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वंदना और मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आईबीएस बहुत कॉमनली जिसको कहा जाता है और आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस आजकल लोगों को बहुत बढ़ रहा है। तो जब आईबीएस किसी को होता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी इनडाइजेशन, और उनको वेट लूज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईबीएस क्या होता है और क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली आती हैं, क्या गलतियां लोग करते हैं इसमें। लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट स्पीकर टुडे, डॉक्टर सीमा शाही। वो फेलो डायबिटीज़ इंडिया है और स्कोप सर्टिफाइड हैं और उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक्सपर्ट है वो, और बीएसईएस में मेडिकल हेड है। Thank you so much, ma'am, for having me at this platform, and I'm obliged to speak on this topic. डॉक्टर सीमा, बहुत से लोग कहते हैं मुझे आईबीएस है, मैं बहुत कम खाती हूँ पर फिर भी पेट इतना ब्लोटेड रहता है और वेट भी कम नहीं होता। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगी? IBS is like irritable bowel syndrome. So your bowel is irritable. So basically IBS के जो लोग होते हैं, how do they present to us? Their presentation is with the 2 to 3 characteristic features. Like मरीज आएगा कि पेट में बहुत दर्द है। दर्द किस तरीके से हो सकता है? ऐंठन हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, या थोड़ा सा persistent पेन हो सकता है। And he or she will say कि when I pass flatulence या when I go and pass motion, तो ये जो पेन है मेरा रिलीव हो जाता है। तो इसकी बड़ी हिस्ट्री है कि पेन का जो है, with the passing of the motion, with the passing of the flatulence, the pain gets relieved. उसके अलावा दो सिम्टम्स मेन होते हैं, आइदर द पेशेंट हैज द कॉन्स्टिपेशन वैरायटी और एल्स द पेशेंट हैज द डायरियल वैरायटी। तो ये दो चीजें मेन होती हैं, विद द क्रैम्पिंग पेन, विद द फ्लैटुलेंस एंड ब्लोटिंग। पेशेंट को कुछ भी खाएगा तो कई बार उसको लगता है कि पेट बिल्कुल ब्लोटेड हो गया है। तो इसमें दोनों तरीके की चीजें देखी जाती हैं कि कुछ लोग बहुत समझदारी से खाने लगते हैं, बहुत डर के खाते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, तो क्या करते हैं कि उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पर हम्म। कुछ लोगों में देयर आर रीजंस कि वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं इस आईबीएस के चलते। अब वो वेट गेन क्यों होता है? देखिए, एक तो हमेशा पेट ब्लोटेड पड़ा हुआ है, हमेशा देर आर सो मेनी फूड सेंसिटिविटीज विच टेक प्लेस इन आईबीएस। तो एक तो मरीज को बहुत डर लगा रहता है कि मैं बाहर जाऊंगा या कुछ करूंगा तो आई नीड अ वॉशरूम, क्योंकि डायरियल हम्म। वैरायटी वाले जो लोग को बार बार वॉशरूम यूज करने की जरूरत होती है, तो वो एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल में किसी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। राइट। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें वी आस्क देम टू टेक लो फॉडमैप डाइट। तो लो फॉडमैप डाइट का मतलब होता है कि इस तरीके के कुछ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं जो इजीली उनके डाइजेस्ट हो जाए और वो फर्मेंटेशन ना हो उनकी बॉडी में। तो वो लो फॉडमैप या डाइट के चलते पेशेंट को नहीं समझ में आता कि क्या उसको खाना है, तो वो बहुत बार प्रोसेस्ड फूड और हाई कैलोरी डेंस फूड खाना शुरू कर देता है, जिससे कि उसको लगता है कि इससे मेरे को पेट में आराम मिल रहा है। तो दैट लीड्स टू वेट गेन। फिर there are a lot of inflammation, gut dysbiosis हो जाएगी, which will lead to metabolic dysfunction, as well as inflammation होनी शुरू हो जाती है थोड़ी। तो उसके चलते again the patient starts gaining weight। कॉन्स्टिपेशन वाली जो वैरायटी होती है उसमें ब्लोटिंग ज्यादा होती है, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहता है बहुत समय तक, तो उनका थोड़ा वेट गेन शुरू हो जाता है। So these are certain reasons which leads to the gaining of the weight of the patient. बट इसमें दोनों चीजें देखी जाती हैं, कुछ लोगों को वेट लॉस भी पाया जाता है, कुछ लोगों में वेट गेन भी पाया जाता है। एंड द मेजर ट्रिगर, एज वी ऑल नो मैम, आईबीएस के लिए मेजर ट्रिगर आपका स्ट्रेस है। तो ऐसे। स्ट्रेस से फिर आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ेगा, फिर आपका मेटाबॉलिक इनसफिशिएंसी होगी, द अगेन द सेम विशियस साइकिल गोज ऑन, एंड अगेन दिस कॉर्टिजोल लेवल लीड्स टू वेट गेन। इससे फैट स्टोरेज बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन बढ़ जाएगा, तो पेशेंट का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। बेसिकली दीज आर द रीजन। एब्सोल्युटली।
जी, बिल्कुल सही बोला आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आईबीएस पेशेंट में जो है फैट गेन इतना नहीं होता जितना एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। और डिस्टेंशन क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन, सूजन, पेट में सूजन होती है उसकी वजह से होती है। और आईबीएस पेशेंट्स में अगर एग्रेसिव तरीके से डाइटिंग की जाए तो वो हार्मफुल होती है। तो पहले हम गट को रीसेट करते हैं, इंटेस्टाइन को रीसेट करते हैं, उसके बाद फिर वेट लॉस करते हैं। डॉक्टर सीमा, आप ये डिफरेंस लोगों को पता नहीं चलता कि आईबीएस में ये डिस्टेंशन है या विसरल फैट है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आजकल कंसर्न है लोगों का कि अरे पेट पे चर्बी जम गई, थोड़ी हाफ ऑफ द अवेयरनेस है, पूरी अवेयरनेस नहीं है, हाँ, लेकिन वो हाँ, कम खतरनाक होती है। हाँ, तो लाइक आईबीएस के पेशेंट में क्या रहेगा कि सुबह जब उठेगा तो पेशेंट का पेट फ्लैट होगा, ऐसा नहीं, उसका उसका जो वेट, उसका जो पेट फूलता है वो खाने के साथ फूलता है, यानी उसने कोई भी मील लिया तो ब्लोटिंग आ गई, तो हम्म, उसके पेट में बड़ी टाइटनेस आ जाती है और हार्डनेस आ जाती है। जबकि जो हम्म, आपका विजरल फैट है या जो आपकी चर्बी है, जो मोटापा है, वो कभी हार्ड नहीं होगा, दैट विल बी सॉफ्ट एंड दैट कैन बी इवन कॉट, आप पकड़ सकते हो उसको, है हम्म, ना। तो वो आपका ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा परसिस्टेंटली वैसा ही रहेगा। आईबीएस में क्या है कि आपने स्टूल पास कर लिया, गैस पास कर ली, सुबह के टाइम फ्लैट है, गैस पास करने के बाद थोड़ा बेटर फील करते हो, तो वो टाइटनेस कम हो जाती है, वो फूलना कम हो जाता है। लेकिन जो आपका वेट गेन है या जो आपका विजरल फैट है, वो वक्त के साथ ऐसे चेंज नहीं होगा, वो तो जो है सो रहेगा। तो ये एक मेजर इनका चेंज होता है। अगर आप नहीं खा रहे हो तो आईबीएस वाले का पेट ठीक रहता है, उनका टाइटन और हार्डन ज्यादा हो जाता है, वेयर जो विजरल फैट है वो सॉफ्ट एंड फर्म कंसिस्टेंसी में ज्यादा रहेगा। और विजरल राइट है। हम्म, है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एसोसिएटेड है, हम्म, कि जिसको किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कोई डायबिटिक है, कोई डिसलिपिडेमिक है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में विजरल फैट ज्यादा पाई जाती है। हम्म, विजरल फैट वालों को डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्टम्स नहीं होंगे, उनको कोई डायरिया या कॉन्स्टिपेशन वाला नहीं होगा। वेरएज आईबीएस के मरीज में पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एप्पल की तरह, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा सा मोटा सा होके टाइट हार्डन स्टमक। पेशेंट खुद कहेगा कि मेरे पेट को छू के देखो डॉक्टर साहब कितना हार्ड हुआ हुआ है। और उनको साथ में इसके कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, या डायरिया भी हो सकता है, या ऑल्टरनेटली दोनों हो सकते हैं। ऐसा कुछ विजुअल पेट में नहीं पाया जाएगा, तो ये डिफरेंस बेसिकली रहता है। आपने सही बोला। बहुत से पेशेंट्स पैनिक कर जाते हैं, फिर क्रैश डाइटिंग करते हैं और उसके बाद कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और सिम्टम्स जो हैं और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। जो आजकल डॉक्टर साहब कॉमन वेट लॉस के तरीके हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट और बहुत सारे और तरीके हैं, वो तरीके अगर हम आईबीएस में अपनाते हैं, तो उसमें सिम्पटम्स जो है आईबीएस के और भी आई खराब हो एग्री, जाते हैं। I do agree. There's a very small percentage of people who may benefit, but most of them will be worsened. The symptomatology of the patients who has IBS, अगर वो intermittent fasting करते हैं, कीटो डाइट या एटकिंस डाइट लेते हैं, तो उनके सिम्टम्स में वर्सनिंग ज्यादा पाई जाती है। और उसके पीछे बड़ा लॉजिकल रीजन है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। आप पूरा दिन भूखे रह लिए, 16 घंटे भूखे रह लिए, और उसके बाद जब आप खाने जाते हो तो ऑब्वियसली आप आप टूटी पड़ते हो एक तरीके से खाने पर, हुँ, यू आर सो हंग्री। तो आप आपका जो मील का अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को सारे तरीके के ट्रिगर्स दे रहे हो, हाई फॉडमैप डाइट भी ले हुँ, रहे हो, और जो ट्रिगर्स आपको आईबीएस में नहीं लेने चाहिए, वो सब तरीके के ट्रिगर्स उसी समय पर और एक छोटी सी विंडो पे आपने पूरे अपने सिस्टम के ऊपर बोझ डाल दिया। तो दैट इज नॉट राइट, अ गुड आइडिया। हुँ, अदर देन दैट, अगर छोटा छोटा मील माइंडफुली लो फॉडमैप डाइट छोटी छोटी करके लेते हो, हुँ, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बजाय कि आप एक बारी में इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बहुत ज्यादा खा लो। तो ऑब्वियसली फिर ब्लोटिंग होगी, फिर से आईबीएस ट्रिगर होगा, फिर से स्ट्रेस होगा, फिर वो विशियस सर्कल हो जाएगा, फिर वापस आपका वो ट्रिगर होगा, एंड दिस में लीड टू वेट गेन हुँ, रादर कि आप वेट लॉस करें। तो आईबीएस के मरीजों में आई डोंट प्रेफर गिविंग देम एनी काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। हुँ, एज फॉर द कीटो डाइट, जहां तक कीटो डाइट की बात है, तो वहां ये है कि आप उनको पूरा
फैटी फूड दे रहे हो, विच कैन अगेन बी अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर आईबीएस, कि वो उसको हजम भी नहीं कर पाएंगे और उनका एक ट्रिगर हो जाएगा आईबीएस के लिए। दूसरी चीज है, आप जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं बॉडी में, बॉडी के लिए जरूरी हैं, आप वो सारे करटेल कर रहे हो। उससे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन वाली वैरायटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ज्यादा बढ़ तो जाएगी। आप कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ रही है, उसके अलावा आपकी बॉडी में फिर गैस ज्यादा बन रही है, ब्लोटिंग ज्यादा हो रही है, तो आपके आईबीएस के सिम्टम्स फिर फ्लेयर कर गए। फिर फ्लेयर तो कर रहा है। हाँ, और कीटोजेनिक डाइट भी इसलिए आई डोंट प्रेफर बोथ द राइट। थिंग्स, नाइदर कीटोजेनिक डाइट नॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग। आईबीएस पेशेंट्स छोटे छोटे मील्स हर 2-2 घंटे में, लो फॉडमैप वाले, माइंडफुल ईटिंग, एडिंग लिटिल लिटिल फाइबर इन योर फूड। नॉट ऐसा भी नहीं है कि फाइबर एक बारी में सारा का सारा कंज्यूम कर लो तो आप फिर से अपने पेट पर, आपको बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको आराम से यूज करना है, उसको आपने सेंसिटाइज करके धीरे धीरे करके उससे काम निकालना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। तो स्ट्रांग कैसे, एकदम पे तो पूरा बोझ डाल के तो स्ट्रांग नहीं नहीं। बनेगा, नहीं बनेगा, तो आपको धीरे धीरे करके उसको बेटर करना है। जी, इसका मतलब ये जो फॉड मैप सेंसिटिविटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आईबीएस पेशेंट्स में पहले गट को सही रखना है, उसके बाद ही वेट लॉस के ऊपर जाना है। क्या आईबीएस पेशेंट वेट लूज कर सकते हैं और क्या वो सेम डाइट फॉलो करें जो बाकी लोग करते हैं? देखिए, फॉडमैप डाइट क्या रहती है कि कुछ इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके फर्मेंट करते हैं, जो आपकी बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। और जब वो फर्मेंटेशन ज्यादा बढ़ती है तो आपको ब्लोटिंग, गैशियसनेस, क्रैम्पीनेस, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर आईबीएस पेशेंट, कि वी पुट द पेशेंट ऑन लो फॉडमैप डाइट। लो फॉडमैप डाइट में क्या आए, जैसे कि आपका लीन मीट्स आ गए, चिकन आ गया, मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वेजिटेबल्स में अलग है, फ्रूट्स में अलग है, खाने में अलग है। तो आपने चिकन खा लिया या आपने फिश खा ली या आपने होल ग्रेन ले लिया, बट आप ग्लूटेन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि सेंसिटिविटी भी कुछ फूड्स के लिए होती है इन द आईबीएस पेशेंट्स। तो आप थोड़ा सा ग्लूटेन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ी सी लैक्टोज इंटॉलरेंस भी इन मरीजों में साथ के साथ रहती है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट को और ग्लूटेन को अपनी डाइट से थोड़ा कम कर दें, और कुछ इस तरीके के, जैसे सपोजिंग आप फ्रूट्स पे अगर लेते हैं, तो इफ यू गो इन फॉर बनाना, इफ यू गो इन फॉर बेरीज, तो ये लो फॉडमैप हो गया, या या। कुकुम्बर ले रहे हैं, कैरेट्स ले रहे हैं, ये लो फॉडमैप वेजिटेबल्स हो गई। तो आपने कि अच्छा, कुछ बीन्स को भी आपको अवॉइड करना है, जैसे राजमा हुए, चने हुए, उसकी जगह अगर आप मूंग की दाल ले लेते हैं, या तो आप ये सारी, ये जो खाने हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट फूड है, इसको आपको हमेशा के लिए नहीं रोकना, लंबे समय भी नहीं रोकना, आपको 6 से 8 हफ्ते के लिए इनको रोकना है, और धीरे धीरे एक एक करके इनको इंट्रोड्यूस करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपका ट्रिगर क्या था, और आपने धीरे इंट्रोड्यूस करा तो आपकी बॉडी उसको लेने के लिए यूज टू हो जाएगी। तो राइट। एकदम नहीं करना, और आप 6 से 8 हफ्ते तक करेंगे, सो दैट आपका न्यूट्रिएंट लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो आपके न्यूट्रिएंट्स भी बने रहें। तो आपको न्यूट्रिएंट डेंस फॉडमैप डाइट दिया जाता है, हम्म। not calorie dense. Find it not calorie dense, but nutrient dense food is preferred, and which is low FODMAP food, जैसे कि आपको टोफू दे दिया, पनीर की जगह टोफू दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से लीन मीट्स हैं, एग्स हैं, चिकन है, तो कैरेट्स हैं, बेरीज हैं, आपको एप्पल और मैंगोज हटा दिए जो हाई फॉडमैप डाइट है। तो ये थोड़ा सा अगर आप करते हैं अपनी डाइट में चेंजेस, और बाद में धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। मैं भी ये रोज देखती हूँ कि जो हाई अचीवर्स हैं और जो बहुत ओवरवर्क स्ट्रेस लोग हैं उनको आईबीएस बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि उनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, उनको स्ट्रेस है और उनके इरेगुलर मील्स हैं। इसकी वजह से आईबीएस वर्सन हो जाता है और सिर्फ
डाइट नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है आईबीएस में और इवन वेट लॉस। सो लेडीज में आईबीएस और पीसीओडी और हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस क्या एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल मैम, आई डू एग्री विद यू। हम्म। या और इसकी जो सॉइल है, वो दैट इज मेनली द इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ। इंसुलिन, हाँ, insulin resistance is causing the PCOS, insulin resistance is causing obesity, insulin resistance is causing diabetes। और जब ये सारी चीजें होती हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इंक्रीज इन द एंड्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाता है, एंड्रोजन ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल हिला देते हैं, आपके हार्मोन्स बिल्कुल imbalanced हैं। So these all things lead to IBS, and it has also been observed that IBS in women is more during menstruation। Menstruation के समय पर ज्यादा IBS होता है। एंड वंस ए लेडी अटेन्स हर मेनोपॉज, तो IBS भी धीरे धीरे करके उनका कम हो जाता है। तो द हॉर्मोन्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन IBS। मेनली दिस एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं PCOS के लिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चलते इंसुलिन भी बढ़ जाता है, तो फिर आपकी फैटी स्टोरेज भी बढ़ जाती है। तो ये सारे ट्रिगर बन के आपके IBS को बढ़ा देते हैं। सो दैट मीन्स एक बार प्रॉपर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर सीमा, कि जो लोग आईबीएस और ओवरवेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कॉमन क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं जो उनको अब नहीं करनी चाहिए? यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन रादर बोलूंगी। आपका खाना, क्या आप खा रहे हैं? बहुत माइंडफुल ईटिंग कीजिए। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। यू शुड मेंटेन अ फूड डायरी। हम्म। आपने जो आज खाया और किस चीज से आपको ट्रिगर हुआ। नॉट दैट एवरी टू पीपल हु हैव IBS विल गेट ट्रिगर्ड विद द सेम थिंग। हो सकता है मुझे किसी और चीज से हो, आपको किसी और चीज से हो, इन केस वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम IBS। तो आपको अपने ट्रिगर्स को नोट डाउन करना है। आपने अपनी फूड डायरी मेंटेन करनी है, आपने अपनी एक्सरसाइज की डायरी मेंटेन करनी है। यू हैव टू गो इन फॉर सम और द अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज। Try ki managing your stress levels, may it be yoga, may it be any kind of walking, swimming, cycling, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। योगा विल रियली हेल्प यू। मेडिटेशन एंड योगा आपको काम डाउन करते हैं, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को लोअर डाउन करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके IBS को फिक्स करने में बहुत मददगार रहते हैं। तो आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी डाइट को बहुत संभल के खाना है, और भूखा बिल्कुल नहीं रहना कि सोचो अच्छा मेरा वेट गेन हो रहा है तो अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊं और एक बारी में सब कुछ खा लो। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, एंड स्ट्रेस को दूर कीजिए, एंड एंजॉय योर लाइफ। स्टे काम एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशलाइज कीजिए, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, एंड हर तरीके की चीज, यू शुड एंजॉय लाइफ, एंड दिस विल गो अवे। दिस इज नॉट समथिंग कि जो रहेगा ही रहेगा। आप इसको खत्म कर सकते हैं। अगर हम समराइज करें, आईबीएस सिर्फ स्टमक इशू नहीं है, उसमें हार्मोन्स आते हैं, उसमें आपका लाइफस्टाइल आता है, उसमें आपका स्ट्रेस आता है, आपका गट ब्रेन एक्सेस आता है, आपका मेटाबॉलिज्म आता है। इन सब को सही करके ही आईबीएस पेशेंट्स अपने आईबीएस को भी ठीक कर सकते हैं और अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सीमा। आई एम श्योर ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था और सब व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत सारी उनको क्लैरिफिकेशन मिली होगी ऑन आईबीएस एंड वेट लॉस। श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so थैंक यू। much. So, yes, weight loss is not just stomach issue. Again, I would say lifestyle सही रखना है, माइंडसेट सही रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।